डीएनए मित्रों, 1947 से लेकर आज तक शायद ही ऐसा कोई साल बीता हो जब हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई साजिश ना रची हो। पाकिस्तान में किरदारों के चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ नफरत और साजिशों का सिलसिला नहीं बदलता है। मित्रों, आज हम भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिशों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान की तरफ से दोबारा एंटी इंडिया हवा दी जा रही है। इस विश्लेषण से पहले आपको वो तस्वीर देखनी चाहिए जिसे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुंह पर सीधा तमाचा माना जा रहा है। मित्रों, ये आपको पता है कि कुछ ही दिन पहले भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति बनी। इस सहमति के बाद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया। इस पोस्ट में डील की जानकारी के साथ भारत का जो नक्शा साझा किया गया है, उसमें पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए, यह पहली बार है जब अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर किसी नक्शे में पीओके को भारत का हिस्सा माना है। इससे पहले जो नक्शे सामने आते थे, उनमें पीओके को अलग रंग में दिखाया जाता था। मित्रों, अब आप ही बताइए, इस नक्शे को मुनीर के गाल पर तमाचा नहीं तो फिर और क्या कहा जाए। जिस मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने पलक पावड़े बिछा दिए, जिस मुनीर ने इस्लामिक ब्रदरहुड की नीति को दगा देकर गाजा में पाकिस्तानी फौज की तैनाती पर हामी भर दी, उसी मुनीर को अमेरिका ने एक सेकंड में सच का आईना दिखा दिया। मुनीर को भी समझ में आ गया कि ट्रंप के लिए उसकी जरूरत खत्म होती जा रही है। इसी वजह से मुनीर अपने पुराने एजेंडा यानी भारत में आतंकी वारदातों पर लौट आए। मुनीर के इस टेरर प्लान को समझने के लिए आपको पाकिस्तान के इस फील्ड मार्शल का हालिया बयान बहुत ही ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, अब से कुछ घंटे पहले मुनीर ने एक भाषण दिया। इस भाषण में मुनीर ने कहा, कश्मीर की आजादी के लिए किए जा रहे जिहाद में हम पूरा साथ देते रहे हैं और देते रहेंगे। जब तक कश्मीर को उसका मकसद हासिल नहीं हो जाता, तब तक कश्मीर के संघर्ष को हमारा समर्थन मिलता रहेगा। हमें दुश्मनों से निपटने के लिए आसमान से लेकर समंदर तक अपनी तैयारी को पुख्ता रखना होगा। मित्रों, कश्मीर को नुकसान पहुंचाने की नीयत वाले इस जिहादी प्लान को आज हम आपके सामने डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना चाहिए कि जब जब मुनीर उन्मादी बयान देता है तो क्या होता है। अब हम आपको पाकिस्तान के इस जिहादी जनरल की नफरत से भरी क्रोनोलॉजी यानी टाइमलाइन दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, पिछले साल फरवरी के महीने में मुनीर ने कहा था कि कश्मीर के लिए वो 10 जंग लड़ने के लिए भी तैयार है। इस बयान के बाद अप्रैल में ही पहलगाम में वो कायराना आतंकी हमला किया गया, जिसमें हिंदुओं का उनका धर्म पूछकर मारा गया। इससे पहले अक्टूबर 2024 में मुनीर ने कहा था, मुस्लिम पाकिस्तान उस भारत के साथ नहीं रह सकता जहां हिंदू रहते हैं। इस बयान के ठीक बाद 10 यानी 20 अक्टूबर 2024 को कश्मीर के गगनगीर में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। मित्रों, मुनीर की यह हिस्ट्री शीट खुद ब खुद बताती है कि जब जब मुनीर कोई बड़ा आतंकी हमला प्लान करता है, तो उससे पहले मुनीर की जुबान से जिहाद जैसे अल्फाज ही निकलते हैं। डीएनए में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आज कश्मीर में मौजूद तकरीबन 132 आतंकवादियों में से 122 पाकिस्तानी हैं। इसका सीधा मतलब है कि कश्मीर में स्थानीय नौजवानों ने आतंक से दूरी बना ली है। इसी वजह से मुनीर ने अब कश्मीर में पाकिस्तानी आतंक को एक्टिवेट करने वाला स्विच ऑन कर दिया है। अब हम आपको मुनीर के नए टेरर प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक साल 2026 के पहले 2 महीनों यानी जनवरी और फरवरी में पाकिस्तानी फौज ने 8 नए टेरर कैंप खड़े किए। इनमें से 6 आतंकी कैंप लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के पास बनाए गए। 2 टेरर कैंप आईबी यानी इंटरनेशनल बॉर्डर के पास स्थित हैं। इन टेरर कैंप्स के साथ साथ 72 लॉन्च पैड्स भी बनाए गए हैं। लॉन्च पैड सरहद के नजदीक स्थित वो छोटे कैंप होते हैं जहां से आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं। भारतीय एजेंसियों के अनुसार इस वक्त इन लॉन्च पैड्स पर 100 से 150 पाकिस्तानी आतंकवादी मौजूद हो सकते हैं। इस तैयारी का सीधा मतलब है कि मुनीर जम्मू और कश्मीर दोनों जगह आतंकवादी घुसपैठ कराने का इरादा बना चुका है। मित्रों, मुनीर सिर्फ घुसपैठ के लिए आतंकी तैयार नहीं कर रहा है, बल्कि वो पाकिस्तान में एंटी इंडिया माहौल बनाने की नापाक साजिश भी रच रहा है। मुनीर का ही एक मकसद यह है कि या तो आतंकी हमले की वजह से या फिर किसी और कारण के चलते भारत से एक छोटा सैन्य टकराव हो जाए और वो पूरे पाकिस्तान में हीरो बन जाए।
मित्रों, मुनीर के आलोचक आदिल राजा के इस बयान में आपको एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए। यह शब्द है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, यानी एक ऐसी कार्रवाई जो किसी दूसरे मुल्क या पक्ष को बदनाम करने के लिए की जाती है। मुनीर से जिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जोड़ा गया है वो है इस्लामाबाद में शिया समुदाय की मस्जिद में हुआ बम ब्लास्ट। अब हम आपको इस धमाके से जुड़े लेटेस्ट अपडेट को बताने जा रहे हैं। इस्लामाबाद की मस्जिद पर हुए आतंकी हमले की वजह से अब तक 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और तकरीबन 170 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि 2008 में मैरियट होटल बम धमाके के बाद यह पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा टेरर ब्लास्ट है। 18 साल बाद पाकिस्तान की राजधानी में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ और धमाके के बाद 2 घंटे तक पाकिस्तानी मीडिया को मौका वारदात पर नहीं पहुंचने दिया गया। जिन लोगों की मौत हो गई उनके परिजनों को भी मस्जिद तक नहीं जाने दिया गया। इसका सीधा मतलब है कि शहबाज सरकार ने इस ब्लास्ट से जुड़ी जानकारी को छिपाया और जब सब मैनेज हो गया तो मीडिया के कैमरों को पहुंचने दिया गया। मुनीर के आलोचक आदिल राजा ने कहा था कि पाकिस्तान सरकार और फौज फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पड़ोसी मुल्कों पर आरोप लगाएंगे ताकि जंग जैसे हालात बन सके। जो दावा आदिल राजा ने किया, ख्वाजा आसिफ ने हूबहू वही कहा। धमाके का इल्जाम पड़ोसी मुल्क पर लगाया और पलटवार का दम भरा। मित्रों, अब तक के विश्लेषण में यह साफ हो चुका है कि मुनीर अपने पड़ोसी देशों से सीमित टकराव चाहता है, लिमिटेड। लेकिन यहां सवाल उठता है कि जंग के लिए मुनीर इतना उतावला क्यों है। पहले ऑपरेशन सिंदूर और फिर अफगान तालिबान के साथ टकराव में मुनीर की फौज को काफी नुकसान हो चुका है, लेकिन अब भी वो जंग चाहता है। इन सवालों का जवाब समझने के लिए आपको मुनीर की बेइज्जती की लिस्ट को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, पाकिस्तान में मुनीर की सबसे बड़ी बेइज्जती की वजह बना है बलोच बागियों का हालिया हमला। बलोच बागियों ने 3 दिन तक 10 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया। मोटरसाइकिल्स पर आए बागियों से निपटने के लिए पाकिस्तानी फौज को अटैक हेलीकॉप्टर्स उड़ाने पड़ गए। मुनीर की दूसरी बड़ी फजीहत हुई गाजा पीस बोर्ड की वजह से। पाकिस्तान में एक बड़ा तबका गाजा में फौज भेजने के फैसले से नाराज है। इतना ही नहीं, ट्रंप से मिलने के बाद पाकिस्तानी फौज ने दावा किया कि पाकिस्तान में अमेरिका बड़ा निवेश करेगा। अब तक ट्रंप सरकार ने सिर्फ एक प्रोजेक्ट में निवेश का दावा किया है, यानी यहां भी मुनीर फेल हो चुका है। मित्रों, मुनीर का कई मोर्चों पर नाकाम होना, मुनीर की उंगलियों पर नाचने वाले शहबाज सरकार की भी कोई बड़ा कारनामा नहीं कर पाई है। इसी वजह से मुनीर और शहबाज का प्लान अपनी नाकामियों से आवाम का ध्यान हटाने के लिए तैयार है और वो प्लान है जंग छेड़ने का। इस तरह से पब्लिक सवाल पूछना बंद कर देगी और पाकिस्तानी सिस्टम की वाहवाही भी हो जाएगी। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि जिन पाकिस्तानियों को दाल रोटी भी नहीं मिल रही है वो जंग से कैसे खुश हो जाते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको एक शब्द के मायने समझने चाहिए। यह शब्द है लाहौरी चूरन। मित्रों, हो सकता है लाहौरी चूरन सुनने में आपको मजाकिया लग रहा हो, लेकिन असल में यह पाकिस्तानी समाज की कड़वी सच्चाई को एक्सपोज करता है। दरअसल ये तंज है जो पाकिस्तानी समाज में मौजूद अति राष्ट्रवादी तत्वों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसे तत्व हैं जिन्हें जंग के नुकसान की परवाह नहीं होती है। इन लोगों को जंग में पाकिस्तानी फौज की जीत या हार का भी फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग सिर्फ अपनी फौज के जंग लड़ने भर से खुश हो जाते हैं और भूखे पेट होने के बाद भी अपनी फौज की तारीफों में तालियां बजाने लगते हैं। मित्रों, परवेज मुशर्रफ से लेकर कमर जावेद बाजवा तक सभी पाकिस्तानी जनरल्स इसी लाहौरी चूरन यानी अति राष्ट्रवाद के झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए अपनी कुर्सियां बचाते रहे और अब मुनीर ने भी लाहौरी चूरन यानी जंग प्रोपेगेंडा के जरिए पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाने का फैसला कर लिया। मित्रों, उम्मीद है कि हमारे विश्लेषण से आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर जंग क्यों चाहता है और जंग करने के लिए वो कौन सी साजिशें रच रहा है। इन साजिशों के साथ एक सवाल भी खड़ा होता है। सवाल यह, क्या वाकई मुनीर की फौज जंग लड़ने की हालत में है? क्या पाकिस्तानी आर्मी किसी प्रतिद्वंदी के सामने खड़ा होने की कुव्वत रखती है? अब हम आपके लिए पाकिस्तानी फौज के वर्तमान संकटों का विश्लेषण भी करने जा रहे हैं। मित्रों, शहबाज सरकार ने भले ही रक्षा बजट में 20% की बढ़ोतरी की है, लेकिन पेंशन काफी कम कर दी है, जिसकी वजह से जवानों और अफसरों में नाराजगी है। बात पाकिस्तानी नौसेना की करें तो वहां पिछले 1 साल से उपकरणों की कमी लगातार बनी हुई है। कुछ सामरिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त सिर्फ 2 पाकिस्तानी पनडुब्बी ऐसी हालत में हैं जो एक्टिव ड्यूटी में शामिल हो सके। पाकिस्तानी सरकार ने पैसा जुटाने के लिए तोपखाने के गोले यूक्रेन को बेच दिए थे, जिसकी वजह से फौज गोलों की कमी से भी जूझ रही है।
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी वायुसेना को बड़ा नुकसान हुआ था। पाकिस्तान के 6 विमान बर्बाद हो गए थे और उसके 11 हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचा था। पैसे की तंगी की वजह से अब तक इस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाई है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी एयरफोर्स और आतंकी नेटवर्क दोनों पर ऐसा प्रहार किया जिसके जख्म अब तक जिंदा हैं। स्वतंत्र आकलन बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना का कोई भी अंग किसी बड़े युद्ध में टिकने लायक नहीं है, लेकिन मुनीर के सिर पर युद्ध का भूत सवार है। पाकिस्तानी फौज के इन्हीं हालात को देखकर पाकिस्तान की प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता आसमा जहांगीर का एक कथन याद आ जाता है। पाकिस्तानी जनरलों के अंदर युद्ध की जिद को लेकर आसमा जहांगीर कहती थी, हमारे यहां युद्ध की परिभाषा को राष्ट्रवाद का जामा उड़ा दिया जाता है। यह एक ऐसी परिभाषा है जिसकी वजह से हमारे मुल्क में कभी भी जंग का जिक्र खत्म नहीं हुआ और हम लोग दशकों तक अमन के जज्बातों से महरूम रहे। मित्रों, हिंदी की एक कहावत है, घर फूंक कर तमाशा देखना। मुनीर भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। अपनी जंगी जिद को पूरा करने के लिए वो पाकिस्तान के वजूद को दांव पर लगा रहा है। मुनीर की इन्हीं साजिशों को देखते हुए भारत ने भी पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को एक बड़ा संकेत दिया है। यह संकेत भारतीय वायुसेना की मेगा वॉर एक्सरसाइज यानी एक बड़े युद्धाभ्यास की शक्ल में दिया गया है। अब हम आपको इसी युद्धाभ्यास से जुड़ा अपडेट बताने जा रहे हैं। मित्रों, इस युद्धाभ्यास को नाम दिया गया है वायु शक्ति 2026। इस अभ्यास के लिए वायुसेना के पश्चिमी सेक्टर यानी राजस्थान के जैसलमेर को चुना गया है। इस अभ्यास में वायुसेना के कुल 120 विमान शामिल होंगे। अगर फाइटर जेट्स की बात करें तो रफाल के साथ साथ सुखोई 30, तेजस और मिराज इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनेंगे। फाइटर जेट्स के साथ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स और C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी वायु शक्ति 2026 में शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास 27 फरवरी से शुरू होगा। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह वायुसेना का दूसरा बड़ा सैन्य अभ्यास है। इससे पहले वायुसेना ने त्रिशूल नाम का युद्धाभ्यास किया था। यह एक्सरसाइज भी पश्चिमी सेक्टर यानी राजस्थान और गुजरात में की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर जैसी बड़ी कार्रवाई के बाद 2 बड़े युद्धाभ्यास और दोनों का टारगेट पाकिस्तान वाले मोर्चे के लिए तैयारी करना। अगर आप इन सभी तारों को जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आखिर क्यों वायुसेना की इस तैयारी से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। भारतीय सेना के सभी अंग लगातार अपनी रणनीति को धार दे रहे हैं ताकि अगर ऑपरेशन 2.0 करने की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान को पिछली बार से ज्यादा चौंकाया जा सके, ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। मित्रों, अर्थशास्त्र के रचयिता आचार्य चाणक्य की महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी शतघूर्णे। शतघूर्णे में चाणक्य ने लिखा था, शत्रु को अपनी शक्ति के प्रमाण देते रहने चाहिए। आचार्य चाणक्य शक्ति प्रदर्शन को शत्रु पर मानसिक दबाव बनाने का तरीका मानते थे। पाकिस्तान को लेकर भारत ने भी एक ऐसा ही कदम उठाया है। अब हम आपको भारत के इसी शक्ति प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, भारत की सामरिक शोध करने वाली एजेंसी DRDO ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस टेस्ट में जिस मिसाइल को इस्तेमाल किया गया उसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। यहां आपको जानना चाहिए कि अग्नि 3 पर 1.5 टन का एटमी हथियार भी लोड किया जा सकता है। मित्रों, इस एक परीक्षण से भारत ने पाकिस्तान को 2 संदेश दिए। एटमी हथियार वाली मिसाइल के जरिए पहला संदेश यह दिया कि पाकिस्तान की घिसी पिटी परमाणु बम वाली धमकी का अब भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा संदेश यह दिया कि 3500-3500 किलोमीटर की रेंज वाली यह मिसाइल पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को ध्वस्त कर सकती है। पाकिस्तान के लिए बेहतर यही होगा कि भारत के शक्ति प्रदर्शन से पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फौज दोनों की आंखें खुल जाएं, ताकि आर्थिक रूप से कंगाल पाकिस्तान हर मोर्चे पर बदहाल ना हो जाए। यानी मित्रों, पाकिस्तान की आंखें खुलें या ना खुलें, लेकिन ईरान की आंखें खुल गई। ईरान समझ गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी कीमत पर उससे समझौता करने को तैयार नहीं है और वार्ता के जरिए सिर्फ बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। मित्रों, कल DNA में हमने आपको ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में हुई वार्ता की खबर दिखाई थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बातचीत को सकारात्मक बताया था, लेकिन इस वार्ता के ठीक बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 ऐसे कदम उठाए जिसके बाद ईरान और दुनिया के दूसरे देशों का भ्रम टूट गया और आज दोनों पक्ष युद्ध की धमकियां दे रहे हैं। आज आपको भी जानना चाहिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसा क्या किया जिससे ईरान और उसके गिने चुने सहयोगी देश सख्ते में आ गए और ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका कई गुना बढ़ गई।
कल ओमान में ट्रंप के वार्ताकारों ने जैसे ही उनको ईरान से वार्ता की अपडेट दी, ट्रंप ने एक बयान दे दिया और एक कागज पर सिग्नेचर भी किए, जिससे पूरा माहौल ही बदल गया। ट्रंप ईरान को अपमानित करते हुए कह रहे हैं ईरान अमेरिका से डील करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं एक और नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ जा रहा है। मतलब ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका की शर्तों पर ईरान ने डील नहीं की तो अमेरिका हमले के लिए तैयार है। लेकिन एक बात जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने नहीं बताई वो ये कि ईरान के पास मौजूद अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन ने कल हुई मीटिंग के बाद अपनी लोकेशन चेंज कर ली। पहले ईरान पर स्ट्राइक रेंज से काफी पीछे वो तैर रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अब उस लोकेशन पर आ गया है जहां से सीधे ईरान पर हमला किया जा सकता है। इससे पहले 3 फरवरी को अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान से 500 मील यानी लगभग 800 किलोमीटर दूर अरब सागर में तैनात था। लेकिन ओमान में हुई मीटिंग के बाद यह बेड़ा ईरान से 100 किलोमीटर और नजदीक आ गया है। यानी इस वक्त यह बेड़ा ईरान से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर खड़ा है। आज आपको इस दूरी और ईरान पर अमेरिका की स्ट्राइक की क्षमता के कनेक्शन को भी समझना चाहिए। इस एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में अमेरिका के F-35 और F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स तैनात हैं। F-35C की ऑपरेशनल रेंज लगभग 1100 किलोमीटर है, जबकि अंदर तक स्ट्राइक में माहिर F-18 सुपर हॉर्नेट की ऑपरेशनल रेंज 720 किलोमीटर है। यानी ईरान से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर मौजूद इस एयरक्राफ्ट कैरियर के दोनों ताकतवर फाइटर जेट्स ईरान पर आसानी से हमला कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर के ईरान पहुंचने की बात फिर से दोहराई है। इसलिए ईरान में माना जा रहा है अमेरिका बातचीत के बहाने अपनी हमले की तैयारियों को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। यानी यह वार्ता सिर्फ एक दिखावा है जिसके जरिए कुछ और वक्त काटा जा रहा है। ईरान में सोच की एक और वजह भी सामने आई है। ट्रंप ने ओमान में ईरान से इनडायरेक्ट बातचीत के फौरन बाद एक आदेश पर साइन किए, जिसके मुताबिक अब अमेरिका उन देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा जो ईरान से व्यापार करेंगे। यानी जिस ईरान की इकोनॉमी अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले ही ध्वस्त थी, अब ट्रंप उसे पूरी तरह तबाह करना चाहते हैं। जिस पेपर पर ट्रंप ने साइन किया उसका सीधा मतलब है जो भी देश ईरान से सीधे या घुमाकर तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल या कोई भी सामान खरीदेगा उसे अमेरिका में अपने सामान पर 25% अतिरिक्त टैक्स देना होगा। ऐसे टैक्स को द्वितीयक प्रतिबंध कहते हैं, जो सीधे अमेरिका के टारगेट पर मौजूद देश पर नहीं, उससे व्यापार करने वाले देश को दंडित करते हैं। यानी अब दुनिया का कोई भी देश ईरान और अमेरिका से एक साथ व्यापार नहीं कर सकता। इस समय दुनिया के 100 से ज्यादा देश किसी न किसी तरह ईरान से व्यापार करते हैं। लेकिन ट्रंप की नई नीति से सबसे ज्यादा परेशान चीन, इराक, तुर्की और यूएई हैं, क्योंकि ये देश ईरान से सबसे ज्यादा व्यापार कर रहे हैं। अब इन देशों को सोचना पड़ेगा ईरान से सस्ता तेल लें या अमेरिका का महंगा बाजार बचाएं। जबकि ईरान इन प्रतिबंधों से सदमे में है। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से जर्जर है। खाने पीने के सामान की महंगाई दर 70% से ज्यादा है। मुद्रा इतिहास में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। बेरोजगारी की वजह से जनता विद्रोह कर चुकी है। इसलिए आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के उकसावे के बाद ईरान का संयम भी टूट गया। कल अमेरिका से वार्ता को सकारात्मक बता रहे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, अमेरिका के साथ बातचीत में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कभी भी बातचीत का विषय नहीं होगा और वॉशिंगटन अगर ईरान पर हमला करता है तो क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। मित्रों, ओमान में हुई वार्ता के पहले राउंड में ही ईरान साफ कर चुका है वो परमाणु समझौते के अलावा अमेरिका की कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में ट्रंप वाकई ईरान से समझौता करना चाहते हैं तो उसके सामने नई मुश्किलें नहीं खड़ी करते। मतलब साफ है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ ईरान पर हमला करने की परिस्थितियां तैयार कर रहे हैं और अब ईरान को भी ये बात समझ में आ गई है। यानी शांति की उम्मीद से युद्ध की आशंका अब ज्यादा बढ़ गई। मित्रों, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ईरान की राहों को मुश्किल कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके सहयोगी माने जाने वाले यूरोपीय देश ट्रंप के मिशन ग्रीनलैंड की राह में कांटे बो रहे हैं। हम आपको डीएनए में कई बार विस्तार से बता चुके हैं ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति कितने बेताब हैं। लेकिन अब फ्रांस और कनाडा ने कुछ ऐसा किया जिससे ट्रंप के मिशन ग्रीनलैंड को बड़ा झटका लगा है। आज आपको फ्रांस और कनाडा के इस संयुक्त मिशन के बारे में भी जानना चाहिए।
मित्रों, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार ग्रीनलैंड को खरीदने की पेशकश कर रहे हैं। ऐसा नहीं करने पर ग्रीनलैंड पर जबरन कब्जे की धमकियां दे रहे हैं। दूसरी तरफ फ्रांस और कनाडा ने ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में अपना कॉन्सुलेट खोल दिया है, यानी सीधे सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को चैलेंज कर दिया है। जहां पर ट्रंप अमेरिकी झंडे को फहराना चाहते थे, वहां पर अब फ्रांस और कनाडा का झंडा फहराने लगा है। कनाडा की विदेश मंत्री साफ साफ कह रही हैं, ग्रीनलैंड में कॉन्सुलेट सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड से एकजुटता दिखाने के लिए नहीं खोली गई, बल्कि इसकी सुरक्षा करने में कनाडा अपनी जिम्मेदारी निभाने को भी तैयार है। मित्रों, ये सारी दुनिया को पता है इस वक्त ग्रीनलैंड की सुरक्षा को सबसे ज्यादा खतरा किससे है। इसका मतलब साफ है, कनाडा और फ्रांस ने ग्रीनलैंड में कॉन्सुलेट खोलकर सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को चैलेंज दिया है। आज आपको समझना चाहिए फ्रांस और कनाडा के इस कदम को क्यों ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान के लिए ब्रेकर कहा जा रहा है। मित्रों, ट्रंप चाहते थे ग्रीनलैंड पर कब्जा करके उसके रणनीति और खनिज संसाधनों पर नियंत्रण कर लिया जाए, लेकिन फ्रांस कनाडा ने नूक में कॉन्सुलेट खोलकर दुनिया को बता दिया कि ग्रीनलैंड अमेरिकी प्रॉपर्टी नहीं है। ट्रंप चाहते थे ग्रीनलैंड पर अमेरिका की एकतरफा पकड़ मजबूत हो, लेकिन फ्रांस कनाडा ने वहां स्थायी राजनयिक मौजूदगी बनाकर उस पकड़ को मल्टीनेशनल बना दिया। ट्रंप चाहते थे ग्रीनलैंड में खनिज और दुर्लभ संसाधनों की दौड़ में अमेरिका को बढ़त मिले, लेकिन फ्रांस कनाडा ने वैज्ञानिक और व्यापारिक मिशन शुरू कर अमेरिका की एकाधिकार सोच को तोड़ दिया। ट्रंप चाहते थे डेनमार्क और ग्रीनलैंड पर दबाव डालकर सौदेबाजी हो, लेकिन फ्रांस कनाडा ने ग्रीनलैंड की संप्रभुता का खुला समर्थन देकर उस दबाव को भी कमजोर कर दिया। मित्रों, ट्रंप चाहते थे आर्कटिक में सिर्फ अमेरिका को सैन्य और रणनीतिक बढ़त मिले, लेकिन फ्रांस कनाडा ने ग्रीनलैंड में एंट्री करके अमेरिका को अकेला एक्शन लेने से रोका है और नेटो फ्रेमवर्क के अंदर फैसले का दबाव बढ़ा दिया है। फ्रांस और कनाडा के इस कदम से साफ है, पश्चिमी देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। मित्रों, ग्रीनलैंड के अलावा ट्रंप का एक और सपना टूट सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से रूस यूक्रेन वॉर बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप की कोशिशों के बीच मॉस्को में एक ऐसी शख्सियत पर जानलेवा हमला हुआ जिससे इस युद्ध की आग और भड़क सकती है। आज आपको भी जानना चाहिए मॉस्को में ट्रंप की योजना को झटका देने वाली कौन सी घटना हुई। मित्रों, वहां एक चौंकाने वाली घटना में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर एलेक्सेव को एक अज्ञात बंदूकधारी ने गोलियों से भून दिया। व्लादिमीर एलेक्सेव रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी GRU के नंबर 2 अधिकारी हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सिस्टम में 3 तरीके के लोग होते हैं। पहले दिखने वाले जनरल, दूसरे लड़ने वाले कमांडर और तीसरे पर्दे के पीछे रहकर युद्ध की चाल चलने वाले अफसर। अलेक्सेव पुतिन की खुफिया सेना यानी अदृश्य रहकर काम करने वाले कमांडर थे। अलेक्सेव पर यह हमला सुबह के वक्त किया गया। वो अपनी गाड़ी से एक रिहाइश इमारत के पास पहुंचे थे, जहां पर पहले से एक अज्ञात हमलावर घात लगाकर बैठा था। जैसे ही अलेक्सेव गाड़ी से उतरे, उन पर फायरिंग करके हमलावर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुतिन के सबसे करीबी खुफिया सैन्य अधिकारी की हालत गंभीर है और उनका ICU में इलाज चल रहा है। रूस ने इसे अलेक्सेव की हत्या का प्रयास माना है और यूक्रेन को इसका जिम्मेदार बताया है। रूस के विदेश मंत्री का बयान साफ साफ इशारा कर रहा है रूस इस हमले को यूक्रेन की साजिश मान रहा है। इसलिए इस हमले को रूस यूक्रेन के बीच शांति के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। पुतिन के करीबी जनरल पर हमले के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। नाराज रूस ने आज यूक्रेन पर 400 से अधिक ड्रोन और 40 मिसाइल से हमला किया। इस हमले का निशाना यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर थे। इस वक्त यूक्रेन में तापमान 0 से नीचे चल रहा है और रूस ने अब ठंड को भी हथियार बनाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन पर ऐसे हमलों की संख्या और बढ़ सकती है। आज आपको यह भी जानना चाहिए अलेक्सेव पुतिन के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों थे और इस हमले को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए खतरे की घंटी क्यों माना जा रहा है। मित्रों, 2016 में अमेरिका ने आरोप लगाया था रूस ने साइबर हमलों से चुनाव को प्रभावित किया। इसके पीछे रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी GRU यानी अलेक्सेव का दिमाग माना गया था। रूस में कहा गया सुपर पावर पर अलेक्सेव ने गोली से नहीं कीबोर्ड से हमला करा था। 2018 में ब्रिटेन के अंदर एक पूर्व रूसी जासूस को जहर से मारने की सफल कोशिश हुई। इसके जरिए अलेक्सेव ने संदेश दिया रूस से गद्दारी करने वाला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मित्रों, आपको वर्ष 2023 की वो घटना भी याद होगी जब पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप ने विद्रोह कर दिया था। बड़ी संख्या में वैगनर लड़ाके मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। तब पुतिन ने उनका सामना करने सेना को नहीं
सिर्फ अलेक्सेव को भेजा था, जिन्होंने प्रिगोजिन को समझाकर मामला शांत करवाया। इसके अलावा यूक्रेन के खिलाफ हवाई हमले और साइबर युद्ध यानी दुश्मन का मनोबल तोड़ने की रणनीति के पीछे भी अलेक्सेव का दिमाग ही काम करता है और इसीलिए पुतिन उन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। मित्रों, आज आपको यह भी समझना चाहिए मॉस्को में अलेक्सेव पर हमले को क्यों चौंकाने वाला माना जा रहा है और यह पुतिन के लिए क्यों खतरे का अलार्म है। रूस में इतने ताकतवर व्यक्ति की सुरक्षा बहुत कड़ी होती है। उनका रास्ता, समय, मूवमेंट सब गुप्त रखा जाता है। अगर कोई उन्हें निशाना बना पाया तो इसका मतलब साफ है रूस के अंदर जानकारी लीक हो रही है और दुश्मन व्लादिमीर पुतिन के सुरक्षा सिस्टम के अंदर घुस गया है या फिर कोई अपना ही पुतिन से गद्दारी कर रहा है। इतिहास गवाह है, रूस में अंदरूनी टूट हमेशा बड़े संकट लाती है। खुद राष्ट्रपति पुतिन के पीछे भी कई विदेशी एजेंसियां पड़ी हुई हैं। यूक्रेन से पुतिन को भी खतरा है। हालांकि पुतिन की सुरक्षा का घेरा अलेक्सेव से कई गुना ज्यादा मजबूत है, लेकिन सुरक्षा के सिस्टम में इस दरार को रूस हल्के में नहीं ले रहा और इसलिए माना जा रहा है अलेक्सेव पर हमले का बदला यूक्रेन के किसी हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाकर लिया जा सकता है, जिससे रूस यूक्रेन जंग और ज्यादा भड़क सकती है। डीएनए मित्रों, हमारा अगला विश्लेषण कट्टरपंथी सोच पर केंद्रित है। कट्टरपंथियों को कानून के राज से डर होता है क्योंकि उन्हें पता है कि कानून सही ढंग से लागू होने पर उनका अतिवादी विचार लागू नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि वो कानून से हमेशा दूर भागने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक कट्टरपंथी मौलाना का बयान इन दिनों वायरल हो रहा है। इस बयान में वो मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने राज्य यूपी के सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, यूपी को बदनाम करने वाली बातें कह रहे हैं कि यूपी में अब उनका मन नहीं लगता। मूल रूप से यूपी के इटावा रहने वाले मौलाना जर्जिस अंसारी के मुताबिक यूपी में मुसलमानों को धार्मिक आजादी नहीं है और वो इसका समाधान भी बता रहे हैं। कह रहे हैं मुसलमानों को अब पलायन करके बंगाल चले जाना चाहिए। आखिर ऐसा क्या है कि यूपी में मौलाना का मन नहीं लगता और बंगाल जाने की बेचैनी है? यूपी से इस कट्टरपंथी मौलाना के मोहभंग का विश्लेषण करने से पहले आपको उनका बयान बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं। मदरसों पे जाके देख लीजिए कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं। ईशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते और परमिशन भी नहीं मिलती है और मिलेगी भी तो 10 बजे से ज्यादा आप माइक नहीं बजा सकते हो और वो भी सिर्फ अंदर ही अंदर। मौलाना जर्जिस अंसारी की कथित पीड़ा सुनी आपने। इस बयान की 4 मुख्य बातें हैं। पहली बड़ी बात यह कि मौलाना को अब यूपी में रहने का दिल नहीं करता। दूसरी बड़ी बात यह कि यूपी में अब बिना इजाजत के मजहबी कार्यक्रम नहीं कर सकते, रात के वक्त लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। तीसरी बड़ी पीड़ा यह कि सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं और अजान की आवाज दूर तक नहीं जा पाती। और चौथी बड़ी बात यह कि यूपी की जगह अब बंगाल चले जाना चाहिए। डीएनए मित्रों, लगभग 9 साल पहले यूपी की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कानून का राज स्थापित करने और तुष्टीकरण को दूर करने की कोशिश की। इस मिशन को पूरा करने के लिए योगी फोर्स ने माफियाओं पर कार्रवाई की। अपराधियों को सबक सिखाने के लिए जितने एनकाउंटर यूपी में हुए उतने किसी दूसरे राज्य में नहीं हुए। अवैध निर्माण के खिलाफ यूपी के बुलडोजर मॉडल को देश के कई राज्यों ने अपनाया है। कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाए गए हैं। मदरसों की विदेशी फंडिंग की जांच करवाई गई है। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया गया है। गो तस्करों पर सख्त कार्रवाई की गई है। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च चलाया गया है। लेकिन सरकार के इन्हीं कदमों से मौलाना जर्जिस अंसारी को डर लगता है और अब वो यूपी को बदनाम करने की बातें कह रहे हैं कि बिना इजाजत के कार्यक्रम नहीं कर सकते, रात के वक्त लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। लेकिन सवाल यह है कि कानून के दायरे में अगर कार्रवाई होती है तो मौलाना को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? अगर मौलाना को लगता है कि कोई कार्रवाई संविधान के तहत नहीं होती है तो वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने किया भी है, लेकिन मौलाना का मकसद भ्रम फैलाना है, यूपी को बदनाम करना है, इसलिए वो इस तरीके के बयान भी दे रहे हैं। डीएनए मित्रों, आज हमने यूपी में रहने वाले आम मुसलमानों से भी बात की। उनसे मौलाना जर्जिस के बयान के बारे में पूछा, उनसे मौलाना की पलायन की अपील के बारे में भी पूछा। आपको उत्तर प्रदेश के आम मुसलमानों की आवाज भी ध्यान से सुननी चाहिए।
आपके घर में क्या डिस्कशन हुआ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे घर में या हमारे ख़ानदान में कभी इस चीज़ के ऊपर किसी ने सोचा ही नहीं। ये जो जुमला है इनका कोई भरोसा नहीं करते ऐसे लोग जो लोग टीवी में बैठते हैं यूट्यूबर हैं उनका कोई भरोसा नहीं करते। जैदी अंसारी क्या है, हम हिंदुस्तानी में कौन है भगाने वाला? वो कह रहा है कि वो बंगाल चला जाए। एक यूट्यूबर हैं वो कुछ भी बयान दे सकते हैं अपने फेमस होने के लिए, इसमें कुछ नहीं है। मुसलमान ही सुरक्षित है। हमें डर का है, हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। हम तो यूपी में रहेंगे, यूपी के बासिंदा हैं, यूपी में रहेंगे। मौलाना जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये नहीं कहना है क्योंकि हम कदीमी से यहाँ रहने वाले हैं और यूपी में रहे हैं। यूपी में सारे कारोबार हमारे, हम नहीं जा सकते। अगर ज्यादा परेशानी तो मौलाना खुद छोड़ के चले। सुना आपने, एक आम मुसलमान को यूपी में कोई परेशानी नहीं। वो यूपी छोड़कर बंगाल नहीं जाना चाहता है। परेशानी सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो मजहब के नाम पर जहर फैलाना चाहते हैं, नफरत फैलाने की छूट चाहते हैं, कट्टरता फैलाने की छूट चाहते हैं, गो तस्करी की छूट चाहते हैं, दंगा फैलाने की छूट चाहते हैं और सड़कों पर अराजकता फैलाने की छूट चाहते हैं। इन लोगों पर शिकंजा कसा है जिसकी वजह से मौलाना को यूपी में अब परेशानी हो रही है। डीएनए मित्रों, अब हम यूपी की जगह बंगाल से मौलाना के प्रेम का भी विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दोनों राज्यों में मुस्लिम आबादी के बारे में पता होना चाहिए। यूपी में मुस्लिम आबादी पूरे देश में सबसे ज्यादा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में 3 करोड़ 85 लाख मुसलमान रहते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ 47 लाख मुसलमान हैं। लेकिन जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में बंगाल में ज्यादा मुस्लिम है। यूपी में जहां मुस्लिम आबादी 19% है, वहीं बंगाल में 27% है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में केवल एक जिले यानी रामपुर में मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है, जबकि बंगाल में मुर्शिदाबाद और मालदा 2 ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। डीएनए मित्रों, दोनों राज्यों में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। अब आपको दोनों राज्यों की आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानना चाहिए। यूपी की अर्थव्यवस्था बंगाल की तुलना में लगभग 50% बड़ी है। यूपी भारत की जीडीपी में 9% योगदान देता है, जबकि बंगाल 6% के आसपास है। यूपी की विकास दर जहां 10% से ज्यादा है, वहीं बंगाल की विकास दर 7.5% के आसपास है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में पश्चिम बंगाल यूपी की तुलना में बेहतर है। यानी अर्थव्यवस्था के ज्यादातर पैमानों पर पश्चिम बंगाल की तुलना में उत्तर प्रदेश बेहतर है। अच्छी अर्थव्यवस्था का मतलब अच्छा रहन सहन और अच्छा जीवन होता है। जब यूपी की अर्थव्यवस्था पश्चिम बंगाल की तुलना में बेहतर है, तो फिर मौलाना जर्जिस अंसारी यूपी के मुसलमानों को बंगाल जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? डीएनए मित्रों, इसी जवाब में मौलाना जर्जिस अंसारी की अपील का मतलब छिपा हुआ है। योगी आदित्यनाथ के 9 साल के शासन में जहां तुष्टीकरण को मिटाने का हर संभव प्रयास किया गया, वहीं ममता बनर्जी के 15 साल के शासन के दौरान मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं। ममता बनर्जी सच्ची धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ऐसे फैसले लेती रही हैं, जिसकी वजह से हिंदू उत्पीड़न और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे हैं। यूपी में जहां घुसपैठियों के खिलाफ हर जिले में अभियान चलाया जाता है, वहीं बंगाल में घुसपैठियों को बसाने के आरोप लगाए जाते हैं। यूपी में जहां बाबरी मस्जिद बनाने में कोई सोच भी नहीं सकता, वहीं बंगाल में बाबरी मस्जिद जोर शोर से बनाई जा रही है। बंगाल में रामनवमी और दुर्गा पूजा पर कानूनी सख्ती के आरोप लगते रहे हैं, वहीं ईद और मुहर्रम पर उदारता बरतने के आरोप लगे हैं। चुनावी साल के बजट में भी ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे हैं। बीजेपी ने आंकड़ों के सहारे पश्चिम बंगाल के बजट में मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप भी लगाए। बीजेपी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के बजट में उद्योग वाणिज्य के लिए 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आईटी के लिए सिर्फ 217 करोड़ रुपए का प्रावधान। वहीं विज्ञान और शोध के लिए मात्र 82 करोड़ रुपए रखे गए हैं, लेकिन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और मदरसों के लिए 5713 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सोचिए, विज्ञान शोध के लिए 82 करोड़ और अल्पसंख्यक कार्यों के लिए 5713 करोड़। मित्रों, शायद तुष्टीकरण का यही वो तथ्य है जो मौलाना जर्जिस अंसारी जैसे लोगों को यूपी की तुलना में बंगाल ज्यादा आकर्षक बनाता है। तुष्टीकरण पर योगी सरकार की सख्ती के कारण ही मौलाना जर्जिस अंसारी का दिल उत्तर प्रदेश में नहीं लग रहा है। यूपी से पूरी तरह उनका मोह भंग हो गया। जिन कट्टरपंथियों को कानून से ऊपर जाकर मनमानी करने की आदत थी, उन्हें योगी आदित्यनाथ की सख्ती अखर रही है। एक तरह से योगी राज में उनकी सांसें फूल रही हैं। वो अपना सेफ हाउस तलाश रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ की सख्ती सिर्फ कट्टरपंथियों को ही नहीं, कानून को चुनौती देने वाले हर शख्स को भी चुभती है। अवैध रूप से चाइनीज मांझा बेचने वालों पर जब से सख्ती शुरू हुई है, तब से उनकी भी सांसें फूलने लगी।
योगी ने जब से कहा है कि जिनपिंग का मांझा बेचने वालों को कड़ी सजा मिलेगी, तब से शहर शहर हड़कंप मचा हुआ है। इसलिए आज हम चाइनीज मांझा के विरुद्ध योगी की प्रतिबद्धता के असर का विश्लेषण करने वाले। डीएनए मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है, प्रजा की रक्षा में कठोरता करना भी धर्म है। योगी आदित्यनाथ ने यही किया। जनता की जान लेने वाले लापरवाही के विरुद्ध यूपी के सीएम ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे पर नया आदेश दिया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद एक साथ यूपी के सभी जिलों में दुकान दर दुकान चाइनीज मांझे की खोज शुरू कर दी गई है। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कैसे चाइनीज मांझे की तलाशी के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हाथ में लटाई से धागे तोड़ते पुलिस वाले। ये लटाई खरीदने के लिए धागे की मजबूती नहीं जांच रहे, बल्कि ये धागे को तोड़कर परख रहे हैं कि ये सामान्य है या फिर जहरीला मांझा है। ये गोरखपुर का दृश्य है, जहां ऐसे ही पुलिस वाले तमाम लटाई पतंग बेचने वाली दुकानों में जाकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए वाराणसी की। यहाँ पर वही पड़ताल चल रही है। लटाई निकालकर उसके धागे की जांच की जा रही है। काशी में दाल मंडी गली और पुरानी गलियों में मांझे के बड़े व्यापारी हैं। हर जगह छापेमारी की गई। कुछ इसी तरह अलीगढ़ की दुकानों में भी जांच पड़ताल हुई। अलीगढ़ में दुकान दुकान घूमकर पुलिस वालों ने यह मालूम करने की कोशिश की कि कौन चाइनीज मांझा बेच रहा है। हालांकि जिन जिन दुकानों में जांच पड़ताल की गई, उनमें से कहीं भी चाइनीज मांझा नहीं मिला। इसी तरह पूरे प्रदेश में जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस का कहना है, जिसके पास भी चाइनीज मांझा मिल गया, उसका जेल जाना तय है। इसमें जहां जहां हम लोग को चाइनीज मांझा मिल रहा है, उन सभी केसेस में हम लोग एफआईआर लिख रहे हैं। बेचने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और इसके साथ साथ जो उस तरह की पतंग उड़ा रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे की बिक्री 2016 से ही प्रतिबंधित है। इसके बावजूद अवैध रूप से दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे दूसरे राज्यों से चाइनीज मांझा लाकर यूपी के बाजारों में बेचा जाता है। मित्रों, यूपी में प्रतिबंधित होने के बावजूद बाजारों में चाइनीज मांझे की घुसपैठ किस तरह है, उसे हम आंकड़ों में बताना चाहेंगे। बरेली जैसे शहर जो पतंग उद्योग का बड़ा केंद्र है, वहां पहले सूती मांझे का सालाना कारोबार लगभग 45 से 50 करोड़ रुपए का हुआ करता था, जो घटकर अब आधा हो गया है। अनुमान है कि चाइनीज मांझे की बिक्री का यह असर है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में चाइनीज मांझे का सालाना कारोबार 30 करोड़ रुपए तक आ गया है। जाहिर है कि कुछ लोग अवैध तरीके से चाइनीज मांझा बेचते हैं। जब पुलिस की छापेमारी चल रही थी, उसी दौरान अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पतंग के साथ एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें लिखा, जो कटी पतंग पीछे के घर से आकर गिरी है, उसमें तो चीनी मांझा लगा दिखाई दे रहा है। मित्रों, चोरी छिपे बेचे जा रहे इन चाइनीज मांझे से सिर्फ पतंग नहीं, बल्कि जीवन की डोर भी कैसे खतरे में रहती है, उसका भी कुछ आंकड़ा अब हम आपके सामने शेयर करना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में हर साल चाइनीज मांझे से औसतन 5 से 10 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि घायल होने वालों की संख्या सैकड़ों में होती है। कुछ ही दिन पहले लखनऊ में मोहम्मद शोएब नाम के एक युवक की मौत हो गई थी। जौनपुर में भी एक डॉक्टर की जान चली गई थी। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चाइनीज मांझे से हुई मौत को अब साधारण हादसा नहीं, बल्कि हत्या का समान माना जाएगा। साथ ही उन्होंने समूचे प्रदेश में अभियान चलाने के लिए कहा है। मित्रों, अब हम आपको चाइनीज मांझे के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी भी देना चाहेंगे। अधिकांश चाइनीज मांझा भारत में ही बनते हैं। सिर्फ इसका मुख्य कच्चा माल यानी सिंथेटिक पॉलीप्रोफाइलिन यानी नायलॉन फिलामेंट ही चीन से आयात होकर आता है। चाइनीज मांझे में सिर्फ कांच का पाउडर नहीं, बल्कि इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, टंगस्टन कार्बाइड, लेड और स्टील डस्ट जैसे धातु के कण मिलाए जाते हैं। धातु पाउडर वाली कोटिंग की वजह से अगर यह हाई टेंशन बिजली की तारों से टकराए तो करंट आने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। चाइनीज मांझा इतना पतला और पारदर्शी होता है कि पक्षी इसे देख भी नहीं पाते हैं। 80 से 90% गंभीर पक्षी हादसे चाइनीज मांझे से ही होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुकानदार इसे नंबर 10, सुपर शार्प, फास्ट कट, इंपोर्टेड, प्रोफेशनल जैसे कोड नेम से बेचते हैं ताकि पुलिस को शक ना हो। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ यूपी से चाइनीज मांझे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मित्रों, अंग्रेज दार्शनिक थॉमस हॉब्स ने कहा है कि कानून का पहला उद्देश्य जीवन की सुरक्षा है। यही कारण है चाइनीज मांझे से मौत को उन्होंने हत्या की श्रेणी में कर दिया है। डीएनए मित्रों, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटे अब 7 साल होने वाले हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को मंजूरी दे दी, लेकिन कुछ लोग अभी तक इस फैसले को पचा नहीं पा रहे। चिंता करने वाली बात यह है कि 370 से सहानुभूति रखने वाले कई लोग जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी बैठे हुए हैं। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की वापसी के नाम पर एक खतरनाक विचार पेश किया गया। जिस संविधान ने हमारे देश को जोड़कर रखा है, जिस संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं, जो संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, उसे हटाने की बात की गई। भारत के संविधान की जगह राज्यों के लिए अलग अलग संविधान की वकालत की गई। ऐसी विचारधारा की वैचारिक मरम्मत जरूरी है। आज संविधान विरोधी सोच का पर्दाफाश करना जरूरी है। अगर इनकी बातें मान ली गई तो क्या नतीजे होंगे, ये बताना जरूरी है। लेकिन पहले विधानसभा में क्या कहा गया, ये सुनना और समझना जरूरी है। हम कहते हैं कि हर रियासत को आजादी दी जाए और इंटरनल ऑटोनॉमी दी जाए, हर रियासत को अलग कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए। जिस तरह अमेरिका में हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हर स्टेट का अपना फ्लैग है, हमें भी दिया जाए। क्यों नहीं दिया जाएगा हमको? इनके लिए गुजरी बात होगी है सर, लेकिन हमारे लिए नहीं है। यह कुर्बानियों का नतीजा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद इसी पे है, 370 पे। इसके लिए कुर्बानियां दी है हमें, शेख साहब ने कुर्बानियां दी है। इज्जत है वो इज्जत नफस है हमारा इसमें। डीएनए मित्रों, अगर अलग संविधान की मांग करने वाले, 370 की वापसी की बात कहने वाले ये विधायक सत्ताधारी पार्टी के हैं या सत्ताधारी पार्टी को समर्थन देते हैं। सरकार में रहकर अगर अलग संविधान की बात कहना और भी गंभीर बात है। 370 से सहानुभूति रखने वाले जम्मू कश्मीर के विधायक हर राज्य के लिए अलग संविधान और अलग झंडे की वकालत कर रहे हैं। इस देश ने अलग संविधान और अलग झंडे की बड़ी कीमत चुकाई है। जम्मू कश्मीर में अलग संविधान और अलग झंडे का नतीजा अलगाववाद के रूप में निकला, जो देश की एकता के लिए बड़ा खतरा रहा है। अब जम्मू कश्मीर के विधायक हर राज्य के लिए अलग संविधान की बात कहकर पूरे देश में वैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि हम इस सोच को देश के लिए खतरनाक क्यों कह रहे हैं। अगर अलग संविधान की बात मानी गई तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर खतरा होगा। अलग संविधान होने से राज्य अपनी संप्रभुता का दावा कर सकते हैं। कानूनी और संवैधानिक अराजकता पैदा हो सकती है। एक ही नागरिकता, एक ही न्यायपालिका, एक ही मौलिक अधिकार, ये सब खत्म हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता खत्म हो सकती है। आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियां पैदा होगी। यानी अलग संविधान होने से देश कमजोर होगा, विभाजन की आशंका बढ़ेगी, आर्थिक अस्थिरता आएगी और राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाएगी। ये सब सोचकर ही हमारे संविधान निर्माताओं ने पूरे देश के लिए एक संविधान बनाया था। जम्मू कश्मीर को अस्थायी रूप से कुछ वर्षों के लिए छूट दी गई थी, लेकिन इसे उन्होंने अपना अधिकार समझ लिया। अलग संविधान के नाम पर देश से अलगाववाद की भावना को जम्मू कश्मीर में बढ़ावा दिया गया। और अब जम्मू कश्मीर को मिली यह छूट जब खत्म हो गई तो राज्यों के लिए अलग संविधान के नाम पर पूरे देश को अलगाववाद और अस्थिरता में झोंकना ये लोग चाहते हैं। डीएनए मित्रों, अब हम देश के उस आम आदमी की समस्या का डीएनए टेस्ट करेंगे जो ट्रेन में अपनी कंफर्म सीट के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन उसे मिलता है RAC यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। डीएनए मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है जब आप बाजार से आधा लीटर दूध खरीदते हैं तो पैसे 1 लीटर के क्यों नहीं देते? जब आप आधा किलो सेब खरीदते हैं तो दाम पूरे किलो के क्यों नहीं चुकाते? लेकिन भारतीय रेलवे में यह अन्याय दशकों से चल रहा है। आपको मिलती है आधी सीट, लेकिन रेलवे आपसे वसूलता है पूरा किराया। आज इसी का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि अब RAC यानी PAC यानी संसद की लोक लेखा समिति ने RAC यानी इस पूरे मामले पर कड़ी आपत्ति जताई। संसद की समिति ने 2 टूक कहा है, जब यात्री को पूरी बर्थ नहीं मिली तो किराया पूरा क्यों? समिति ने रेलवे को सुझाव दिया कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे RAC यात्रियों को उनके किराए का एक हिस्सा वापस मिल जाए। डीएनए मित्रों, रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि कई बार RAC टिकट वाले यात्री चार्ट बनने के बाद भी RAC श्रेणी में ही रह जाते हैं और उन्हें पूरी बर्थ नहीं मिल पाती। ऐसे में उनसे पूरा किराया लेना उचित नहीं है। समिति ने कहा कि रेलवे को ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिससे उन यात्रियों को किराए का कुछ हिस्सा वापस किया जा सके जिन्हें यात्रा के दौरान सीट शेयर करनी पड़ती है या पूरी बर्थ नहीं मिलती है। यानी आधी बर्थ मिले तो किराया पूरा ना लिया जाए और किराए का एक हिस्सा वापस लौटा दिया जाए। डीएनए मित्रों, आंकड़ों का गणित समझिए। रेलवे RAC के जरिए हर साल
करीब 4 से 8 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई करता है। हर साल 4 से 8 हजार करोड़ रुपए। AC 3 टायर में पहले 2 बर्थ RAC के होते थे, अब 4 कर दिए गए। मतलब एक बोगी में 8 लोग ऐसे सफर कर रहे हैं जो आधी सीट पर पूरा पैसा दे रहे हैं। नए नियमों का विरोधाभास देखिए। वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत जैसी 13 ट्रेनों में अब RAC एंट्री ही बंद कर दी गई है। यानी या तो कंफर्म बर्थ पर सफर कीजिए या फिर घर पर बैठिए। समस्या का समाधान नो एंट्री नहीं, उचित किराया है। और DNA में अब आज का संदेश, जो अपने प्रकाश को आगे नहीं बढ़ाता वो अपना अंधकार स्वयं रचता है। DNA में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। DNA में सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका DNA एक है। धन्यवाद।